अच्छा, मैं कंटेंट आप लोगों को बता देता हूँ क्विकली। इसमें हमारी 5 से स्लाइड होंगी, मेरे अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे, तो क्विकली स्किम कर लेंगे इनको। उसके बाद हम बात करेंगे, बाकी सारी प्रैक्टिकल ही होगा ना। तो टाइपस्क्रिप्ट की एनोटेशन होंगी, फंक्शंस देखेंगे, इंटरफेसेस, और एंड पे हम देखेंगे कि अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट को JSX, रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के साथ यूज़ करना हो तो उसके साथ कैसे होगा। तो ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। तो अच्छा, इसमें हो सकता है कि स्पीड मेरी थोड़ी सारी तेज़ हो जाए, तो जहाँ से कोई चीज़ मिस होगी तो आप लोग उधर ही मेरे से क्वेश्चन कर दीजिएगा या बता दीजिएगा कि भाई स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले ये है कि जी टाइपस्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और जैसे HTML और CSS में हमारे पास SCSS होता है, जो कि CSS का प्री कंपाइलर है। करता वो ये है कि जो कोड आप SCSS में लिखोगे वो कंपाइल होने के बाद प्योर CSS में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही टेक्नोलॉजी इधर भी है कि भाई आप कोड लिखोगे टाइपस्क्रिप्ट में, और जब वो कंपाइल होगा तो वो प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एक और ये है कि ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए, यानी जो इसकी एरर या वार्निंग वगैरह जो आपको ये थ्रो करेगा। अच्छा, सूटेबल ये है कि जी आप इसको, जो ह्यूज एप्लीकेशन है जिनकी कोड बेसिस बहुत ज़्यादा आती हैं, डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं एट अ टाइम, तो उनके लिए सूटेबल रहती है। छोटी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगी। कंपोनेंट्स इसके अगर देखने हो, 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ द लैंग्वेज इटसेल्फ, और सेकंड वन इज़ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, जो कि टाइपस्क्रिप्ट में ही रिटन है। और आउट ऑफ द बॉक्स ये ES6 सपोर्ट करता है। और अगर आप इंस्टॉल, आप इसको सिंपली npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो तीसरा इसका कंपोनेंट है कि टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्विस, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर है ओवर द कोड एडिटर, जिसकी जिसके थ्रू ये आपको लिंटिंग के टूल्स वगैरह जो है ना प्रोवाइड कर रहा होता है। फीचर्स इसके जो से हैं क्विकली बता देता हूँ, बाकी इसको प्रैक्टिकली भी हम देख लेंगे। नंबर वन इज़ टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग में होता ये है कि वैसे दूसरी प्लेन जावास्क्रिप्ट जो सी है उसके अंदर आपने वेरिएबल को अगर स्ट्रिंग असाइन की है तो उसके बाद आप उसको नंबर भी असाइन कर सकते हैं, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में ये आपको फीचर देता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है आप टाइप नंबर, तो आप उसको नंबर ही असाइन करेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, आप उसको स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते। तो ये सिंपल सारी डेफिनेशन है इसकी स्टैटिक टाइप चेकिंग की, और ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कोड जो है वो मच मोर रीडेबल और डिस्क्रिप्टिव होगा। अच्छा, और इसका ये एडवांटेज है कि जी आप कोड को टेस्ट कर सकते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स कि ये आपको बग्स को कैच करने के लिए हेल्पफुल होगा, और मूव को भी आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। तो टाइप्स इसमें जो हैं, डाटा टाइप्स हमारे पास वही हैं जो नॉर्मली हर लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन। और जो नई आपको मिलेंगे इसमें शायद ट्यूपल और इनम जो है ना वो आपको नए मिलेंगे। ट्यूपल में ये होता है कि ये भी आपकी अरे ही होती है, लेकिन इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फिक्स होते हैं, यानी फिक्स लेंथ अरे आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह ई नाम जो हैं ये भी आपके प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं आपको VS कोड के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट की जो एनोटेशन हैं वो कैसे काम करते हैं। तो एनोटेशन कहते हैं कि, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप स्क्रिप्ट जो अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। आप सिंपल यान ग्लोबल ऐड टाइप स्क्रिप्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप CSC लिख के एंटर करेंगे तो ये सारी कमांड आ रही हैं, इसका मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जो सा वो इंस्टॉल हो चुका है। टेस्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल एक फाइल बनाता हूँ टाइप स्क्रिप्ट की, और इसके अंदर मैं अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इसको मैं अगर कंपाइल करता हूँ दोबारा टाइप स्क्रिप्ट से, तो TSC और आगे फाइल का अगर मैं नाम देता हूँ तो ये test.js उसने फाइल बना दी है, जो कि वही है ऑलमोस्ट, लेट को उसने रिप्लेस कर दिया वार के साथ। दैट मीन्स कि और कंपाइलर इज वर्किंग। अच्छा, एनोटेशन पे आ जाते हैं जी। एनोटेशन कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, आप उसको वैल्यू दे देते हैं इस तरह पे। अब
JS में आप इसको चेंज भी कर सकते थे बाद में, यानी मैं यहाँ पे इसको अगर न्यू वैल्यू देता हूँ तो असाइन हो गया ये जो कि स्ट्रिंग थी है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर करूँगा तो ये आपको एरर देगा, और ये एरर जो है ये टाइप का कंपाइलर या उसकी जो लैंग्वेज सर्विस है वो थ्रो कर रही है, क्योंकि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। तो यही टाइप्स की बेसिकली यही एरर मैसेज या वार्निंग जो हैं यही आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आप एप्लीकेशन में आगे जाके बग्स वगैरह जो हैं वो आपके बहुत कम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अच्छा, अब इसको कहते हैं कि ये मैंने उसकी टाइप डिफाइन की है इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मीन्स कि मैंने उसको एग्जैक्टली खुद नहीं बताया मैंने कि भाई ये जो हमारा वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन कंपाइलर जो है उसने खुद ही गैस कर लिया कि भाई अगर इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग असाइन हुई है, दैट मीन्स कि इसकी टाइप जो है ना वो भी थ्रू आउट दी एप्लीकेशन स्ट्रिंग ही रहेगी। लेकिन अगर मैं एक्सप्लिसिटली खुद बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया अब ये स्ट्रिंग टाइप का होगा या नंबर होगा, तो मैं ये कॉलन वाला साइन लगा के यहाँ पे स्ट्रिंग करूँगा। अब इस डॉग वाले वेरिएबल को मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, नंबर नहीं मैं इसको असाइन कर सकता, ना ही कोई और वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। नल जो सा वो असाइन हो रहा है, बल्कि नहीं हो रहा। ओके, अच्छा उसके बाद एक तो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप। इसी तरह जो दूसरी टाइप्स है हमारे पास, और स्ट्रिंग का मैंने आपको बता दिया, नंबर भी बता दिया, इसी तरह नल भी हैं। अब नल का मतलब है कि अनदर डॉग जो है उसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड भी हो सकती है। और अगर एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं अगर देता हूँ वॉइड, वॉइड ये बेसिकली यूज़ होगा अगर आपने किसी फंक्शन के साथ इसको यूज़ करना है, दैट मीन्स के कोई भी वैल्यू इसको साइन नहीं होगी, बहुत कम इसका यूज़ है। अच्छा, इसके बाद आया हमारे पास अरे है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अरे ऑफ स्ट्रिंग बनानी है, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा कि जी अरे ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये नया सिंटैक्स इंट्रोड्यूस होने लगा। तो इस सिंटैक्स को क्या कहते हैं हम, जेनेरिक्स। जेनेरिक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक टाइप जिसको हम कोई और टाइप भी एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। ये वाला सिंटैक्स जो है ये आपको टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स में आगे जाके भी काफ़ी देखने को मिलेगा, और एडवांस टाइप स्क्रिप्ट जितनी भी है वो इसी सिंटैक्स के ऊपर बेस हो रही है, जो कि एंगल ब्रैकेट्स भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब मैंने ये वेरिएबल एक अरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया है, और इसको मैंने जो टाइप असाइन किया वो है अरे ऑफ स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि अरे ऑफ स्ट्रिंग को मैं कोई भी अरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो असाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको नंबर करूँगा तो ये वार्निंग थ्रो करेगा कि भाई नंबर जो है इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उसकी ट्यूपल की, जो मैं बता रहा था आपको, जो उसमें ये होगा कि फिक्स्ड अरे। ट्यूपल का सिंटैक्स ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे और उसके अंदर डाटा टाइप बता देंगे, भाई पहले स्ट्रिंग होगा, उसके बाद फिर नंबर, और फिर स्ट्रिंग। अब जो मेरी ये फिक्स्ड अरे है, इसको मैं इसी सीक्वेंस में वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ, यानी पहले स्ट्रिंग फिर नंबर और फिर स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होगी, नंबर और फिर स्ट्रिंग। अब इसको अगर मैं स्ट्रिंग में करूँगा तो ये फिर मुझे वार्निंग देगा कि भाई स्ट्रिंग जो है नॉट असाइनेबल टू नंबर। इसके अलावा ये लिटल टाइप जितनी भी थी वो हमने कवर कर ली हैं। अब ये भी एक सिंटैक्स ये भी अगर है कि मैंने एक न्यू टाइप जैसा वो डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम है, तो मैं कहता हूँ कि इस न्यू टाइप वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सिर्फ इन दो में से हो सकती है, यहाँ वो कैट हो सकती है और यहाँ वो डॉग हो सकती है। तो अब मैं न्यू टाइप इज इक्वल टू, जैसे ये सिंगल कोट्स ऐड करूँगा तो मुझे दो ही सजेशन दे रहा है कि भाई आप यहाँ कैट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ डॉग। इसके अलावा अगर कोई भी यूज़ करेंगे तो वो वार्निंग देगा। और ये जो सिंटैक्स मैंने यूज़ किया है इसको यूनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, पाइप वाला जो सिंबल है, इससे होगा ये कि जो न्यू टाइप जो वेरिएबल है इसको मैं दो वैल्यूज़ ही असाइन कर सकता हूँ, यहाँ कैट तो यहाँ डॉग। इसके अलावा अगर मैं कोई और असाइन करूँगा तो वार्निंग देगा वही। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो सिंपल हो गए वेरिएबल्स।
अगर यही चीज़ हमने फंक्शंस में करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन आया तो वो बता सकते हैं आप। ठीक हो गया। गुड है। अच्छा, फंक्शन जो से उसके अंदर हम एग्जांपल ये कर लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है ऐड यूज़र वाला, और ये दो आर्गूमेंट लेगा, एक हमारा लेगा फर्स्ट नेम और दूसरा लेगा लास्ट नेम। फिर उसके बाद सिंपल रिटर्न कर देगा हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़। तो अब इसको अगर हमने करना हो टाइप शीट में तो कैसे करेंगे? यहीं पे सेम वही वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे, कॉलन लगा के यहाँ पे उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर देंगे और लास्ट नेम ये भी स्ट्रिंग। अब मैं अगर एक वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूँ ऐड यूज़र की वैल्यू को, तो ये सजेशन में मुझे दिया है कि भाई पहले आर्गूमेंट में स्ट्रिंग होगी और दूसरे आर्गूमेंट में भी स्ट्रिंग होगी, और ये स्ट्रिंग की जगह पे मैं नंबर नहीं पास कर सकता, वो सेम वही वार्निंग है। अब ये चीज़ देखने में तो छोटी सा लग रही है, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में जाने के बाद उसके पटाखे जाते हैं। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे मिडल नेम वाली जो सी फील्ड है ना वो भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और उसको भी स्ट्रिंग ही रखता हूँ। लेकिन अब इस तरह भी हो सकता है कि मिडल नेम किसी नेम का ना हो, तो मैंने अगर इस मिडल नेम को अगर ऑप्शनल करना है तो मैं कॉलन वाले साइन से पहले क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा। वो कह रहा है कि भाई अगर आपने ऑप्शनल को पैरामीटर रखना है तो वो एंड पे होगा, इसलिए कि उसको पता नहीं लगना कि कौन सा सीक्वेंस में हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अगर किसी पैरामीटर को हमने ऑप्शनल करना है तो ये सिंपल उसके साथ क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। अब ये मुझे वार्निंग नहीं दे रहा, और जैसे ही मैं ये क्वेश्चन मार्क को रिमूव करूँगा तो ये वार्निंग देगा कि जी एम एन जो सा मिडल नेम उसकी वैल्यू मिसिंग है, उसको मैं ऑप्शन ही रख देता हूँ। अच्छा, अब यही वाला काम जो सा अगर हम इसको इनलाइन करने लगे फंक्शन के साथ तो ये बहुत क्या उसे कहते हैं कोड रीडेबिलिटी जो सी हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो इसके लिए इंटरफेसेस होते हैं, और क्या उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं यूज़र की को वैल्यू एक्सेस करूँ यूज़र डॉट एफ एन, तो ये यहाँ पे भी आपको सजेशन दे रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, जो कि टाइप स्क्रिप्ट का ही फीचर है कि उसको पता है कि भाई ये अगर यूज़र यहाँ से रिटर्न ये कर रहा है दैट मीन्स कि ऐड यूज़र जिस वेरिएबल को साइन है उसके अंदर भी यही दो टाइप जो हैं वो डिफाइन होंगे, दो यही दो कीज़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अच्छा, अगर यही वाला काम ये जो चीज़ है ये ना तो ये रीयूजेबल है और ना ये रीडेबल है, तो इसका सलूशन फिर ये है कि इंटरफेसेस आते हैं। इंटरफेसेस क्या हैं उसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपल यही कीवर्ड यूज़ करना होगा इंटरफेस, और आगे उसका इंटरफेस का नाम। इसके अंदर जो सी मैंने चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर की थी सेम वही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा इधर। अब ये सेम हमारा वही इंटरफेस बन गया। अब वही वाला फंक्शन कौन सा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर। तो ये कह रहा है कि भाई आपका जो ऐड यूज़र वाला फंक्शन है वो ऑलरेडी डिक्लेयर है, जबकि डिक्लेयर वो दूसरी फाइल में है, लेकिन ड्यू टू द सेम नेम स्पेसिस ये आपको वार्निंग शो कर रहा है। तो मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ। अब वो वार्निंग जो से वो नहीं आ रही। अच्छा, अब जो पहले मैंने इनलाइन टाइप किया था उसकी जगह पे मैं ये सिंपल पास कर देता हूँ यूज़र, और उसकी वैल्यू क्या होगी यही टाइप होगी, और रिटर्न में मैं सिंपल क्या कर दूँगा यूज़र। अब दोबारा मैं अगर ऐड करूँगा यूज़र, तो अब ये पहले वो आर्गूमेंट्स ले रहा था दो आर्गूमेंट्स, अब ये एक ही आर्गूमेंट लेगा और वो होगा ऑब्जेक्ट। और आपको यहीं पे वो सजेशन भी देगा एफ एन वाली, तो इसकी भी आप वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो, और लास्ट टाइम भी कोई भी स्ट्रिंग असाइन हो सकता है। और वही चीज़ कि यहाँ पे भी आपको यूज़र डॉट के अंदर उसकी कीज़ भी सारी मिल रही हैं। सम टाइम ये आपको नहीं भी प्रोवाइड करता, ये जो रिटर्न मैं यहाँ से कर रहा हूँ अभी तो ये ऑटो पिक कर रहा है कि भाई यूज़र वाले वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। सम टाइम ये नहीं भी करेगा, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दोगे
यूजिंग कॉलन साइन, और यहाँ पे यूज़र वाला इंटरफेस आप दोबारा दे देंगे। अब उसको 100% श्योर होगा कि भाई ऐड यूज़र वाला जो फंक्शन है ये यूज़र टाइप ही रिटर्न करेगा। अच्छा, इसके बाद इंटरफेसेस में जो है ना कुछ और भी चीज़ें आई। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक रोल वाली भी कोई फील्ड हो, और यूज़र का जो रोल है वो या एडमिन हो सकता है तो या फिर एडिटर हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ई नाम जो है ना वो डिफाइन कर लूँगा रोल के नाम से, और उसमें एक एडमिन वैल्यू होगी और एक एडिटर होगा। तो इस रोल को मैं असाइन कर दूँगा कि ये टाइप इसकी जो सी है ये वाले ई नाम में से कोई वैल्यूज होंगी। तो अब ये मुझे यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि भाई प्रॉपर्टी रोल जो सी है वो मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है कि उसको हमने मैंडेटरी रखा हुआ, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ किया, वो मैंडेटरी है। तो मैं अगर यहाँ से रोल को वैल्यू असाइन करूँगा तो स्ट्रिंग वैल्यू ये नहीं लेगा, नंबर भी ये नहीं लेगा, बल्कि नंबर ले लेगा, और वो क्यों लेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसको असाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, रोल डॉट एडमिन। सर रोल डॉट एडमिन अगर मैं यहाँ पे इस यूज़र वाले वेरिएबल को लॉग करूँ तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आएगी, तो ये जो इनम हमने डिफ़ाइन किया है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले की वैल्यू ज़ीरो होगी, उसके आगे वन, इसी तरह ये इंडेक्स रीजन की वैल्यू चलती जाएगी। और मैं एक्सप्लिसिटली अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू कुछ और भी मैं असाइन कर सकता हूँ, मैं इसको एडमिन भी कर सकता हूँ और इसको एडिटर भी कर सकता हूँ। अब हमारे यूज़र वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रोल डॉट एडमिन की जगह पे ये स्मॉल लेटर्स में एडमिन आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्टेटस वाली। तो स्टेटस जो है वो एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटस वाली जो सी की है ना ये रीड ऑनली हो। रीड ऑनली इसको करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको अगर मैं वैल्यू असाइन करूँ तो यहाँ पे एडिटर मुझे सजेशन दे रहा है एक्टिव या इनएक्टिव। अब ये यूज़र डॉट स्टेटस को अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से इसको इनएक्टिव कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये ना हो और ये हमारी वैल्यू सिर्फ रीड ऑनली हो। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली इसका एक्सेस मॉडिफायर लगा दूंगा तो भाई ये जो सी की है सिर्फ रीड ऑनली। जैसे ही उसको रीड ऑनली की है तो ये मुझे वार्निंग देने लग गया कि जी रीड ऑनली प्रॉपर्टी को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर हमने किसी इंटरफेस को एक्सटेंड करना हो, यानी दो हमारे इंटरफेसेस हों, एक ये यूज़र वाला इंटरफेस है और इसी तरह एक और इंटरफेस होगा विद द नेम एम्प्लॉय, और अभी के लिए इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही की ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी वाली जो कि नंबर होगी। अच्छा, नहीं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जो इंटरफेस ये था हमारा यूज़र के नाम से, अगर सेम नाम से मैं एक और इंटरफेस क्रिएट करूँगा तो अब ये दोनों इंटरफेसेस मर्ज हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब मुझे एम्प्लॉय आईडी वाली जो सी वैल्यू है वो भी देनी पड़ेगी इस फंक्शन के अंदर। तो वो वार्निंग भी यही थ्रो कर रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो मिसिंग है, यानी अगर आप सेम नाम से दो इंटरफेस क्रिएट करेंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है कि इंटरफेस को अगर हमने एक्सटेंड करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी मैंने उस सेम नाम से किया था उसकी बजाय मैं एम्प्लॉय के नाम से करूँगा और एक्सटेंड यूज़र। और अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय वाला जो है इंटरफेस उसको यूज़ करूँगा यूज़र की जगह पे। फिर दोबारा वही वार्निंग आ रही है कि जी एम्प्लॉय आईडी जो है वो मिसिंग है, तो एम्प्लॉय आईडी मैं दूंगा तो वार्निंग डिसमिस हो जाएगी। ये इंटरफेसेस भी काफ़ी हद तक कवर हो गए हमारे। एक और चीज़ है कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्रिएट होने के बाद इसके अंदर मैं कोई भी नई की इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, यूज़र डॉट एनीथिंग और इसकी मैं वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग रख दूँ, तो ये भी चीज़ होनी चाहिए कि मुझे अलाउ करे हमारा इंटरफेस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स दूँगा और उसके मैं कहूँगा कि भाई कोई एक हमारी की होगी जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसकी जो वैल्यू है वो एनी हो सकती है। एनी मीन्स एनीथिंग, या तो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र डॉट एनीथिंग किया तो ये वैल्यू उसको साइन होगी। इसी तरह मैं जितनी मर्जी नई कीज़ ऐड कर लूँ तो वो ऐड होती जाएंगी। अच्छा, जो काम हमने ये अभी एक्सटेंड करके किया है यही काम हम टाइप से भी कर सकते हैं। टाइप वाला एक कीवर्ड है इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट में जो कि आगे आपका नाम लेगा, मैं उसको रख देता हूँ स्टेटस। बल्कि ये जो अभी हमने यूनियन ऑपरेटर के साथ जो काम किया था ना, यही वाला काम हम अपनी टाइप के साथ करके देखते हैं। टाइप स्टेटस यूज़ कर सकता हूँ।
फिर टाइप के साथ आप ये भी काम जो मैंने ये यहाँ पे एक्सटेंड किया है, ये एक्सटेंड की बजाय यही काम टाइप से भी हो सकता है। वो कैसे? मैं टाइप EMP में डिक्लेयर कर लेता हूँ और ये इज इक्वल होगी यूज़र एंड एम्प्लॉय। यूज़र एंड एम्प्लॉय एंड मतलब ये इंटरसेक्शन के लिए ये ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो हमारी EMP टाइप है और ये जो एम्प्लॉय टाइप है ये दोनों सेम ही हैं, यानी ये EMP के अंदर भी ये दोनों टाइप्स जो होती हैं वो मर्ज हो गई हैं। इसके बाद हमारी आ जाती हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि भाई टाइप किसी वेरिएबल की कोई और है, लेकिन हम उसको किसी और वेरिएबल के तौर पे पास करना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन को। वो आपसे नोड की आईडी लेगा। लेट्स से कि मेरा इनपुट फील्ड था उसका आईडी यूज़र नेम था, तो मैंने वो इसको आईडी पास कर दी। तो अब होगा क्या कि ये इनपुट डाट जो सी है यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आनी चाहिए थी, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा HTML में इनपुट का फील्ड होता है उसकी डाट वैल्यू वाली भी की होती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिल रही, इसलिए कि टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि भाई ये जो नोड को आप सेलेक्ट कर रही हो वो क्या है। तो उसके लिए टाइप कास्टिंग आती है कि मैं तो कहता हूँ कि इस सारे को सिलेक्ट करो एज HTML इनपुट एलिमेंट, और ये जो कीवर्ड है ये टाइपस्क्रिप्ट में ही डिफाइंड है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये उसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब क्या हुआ कि वो जो वार्निंग आपको दे रहा था वो वार्निंग नहीं आ रही, इसका मतलब कि अब टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि भाई इसके अंदर डॉट वैल्यू भी होगी, और डॉट वैल्यू जो सी होगी वो स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग के आगे अपर केस वाली जो सी वैल्यू ये भी होगी। ठीक है। तो ये बेसिक सा उसका कॉन्सेप्ट था टाइप कास्टिंग वाला, कि आप एज वाला कीवर्ड यूज़ करके आगे उसकी टाइप जो सा वो डिफाइन करेंगे, तो वो होगा ये कि इसकी टाइप जो सी है वो ओवरराइड हो जाएगी इस टाइप के साथ। तो एक और सिंपल एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि भाई हमारा एक फंक्शन है फाइंड वाला, जो कि आपसे क्यूरी लेगा स्ट्रिंग, और रिटर्न में आपको कोई भी की आपको रिटर्न कर रहा है, जहाँ पे मैंने अभी हार्ड कोड कर दिया स्ट्रिंग वैल्यू। इसका मतलब है कि अब मैं इस फाइंड वाले फंक्शन को अगर मैं कोई नंबर पास करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, इसलिए कि नंबर नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्यूरी वाला वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर नंबर को रखता हूँ, और इसको मैं अगर क्यूरी पास करता हूँ तो सेम वही वार्निंग आनी चाहिए कि जी नंबर नॉट असाइनेबल। लेकिन मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई क्यूरी को एज अ स्ट्रिंग आपने पास करना है, लेकिन अभी वो वार्निंग देगा। तो वो वार्निंग ये है कि एडिटर को पता है कि आपने इसकी वैल्यू हार्ड कोड की है नंबर, और ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन नंबर ही है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कह रहे हैं कि भाई एज अ स्ट्रिंग पास करो। तो वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि भाई नहीं ये मिस्टेक ही है। तो वो दूसरा इसका सोल्यूशन ये हमें बता रहा है कि भाई आपने इसको पहले नंबर में कन्वर्ट किया और आप इसको पहले अननाउन में कन्वर्ट करो, ताकि कंपाइलर को श्योर हो जाए कि भाई ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इस क्यूरी को पहले मैंने एज अ अननाउन किया और उसके बाद एज अ स्ट्रिंग किया, अब वो वार्निंग नहीं आ रही। तो ये भी टाइप कास्टिंग ही है, एक टाइप को हम यानी नंबर को हम एज अ स्ट्रिंग कास्ट कर रहे हैं। तो टाइप कास्टिंग भी होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटीज़ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप काफ़ी यूज़ आपकी होगी डेली लाइफ के अंदर भी। यूटिलिटी फंक्शन जो से इसके हैं यूटिलिटी टाइप्स उनको आप कह सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पार्शल वाला। पार्शल वाला ये आगे वही सिंटैक्स होगा जेनेरिक वाला, यानी ये जो टाइप है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको मैं एक और टाइप एज आर्गूमेंट पास करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटरफेस है टू डू वाला, और ये टाइटल में भी स्ट्रिंग ले रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी स्ट्रिंग ले रहा है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जी अपडेट टू डू वाला। ये पहले आर्गूमेंट में टू डू ही लेगा, टू डू वाला जो टाइप है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा, और दूसरे आर्गूमेंट में उसकी फील्ड्स लेगा जो अपडेट करनी है हमने। फील्ड्स टू अपडेट मैं इसका नाम रख देता हूँ, और इसको मैं वैल्यू जो सी है फिलहाल वो भी मैं टू डू ही असाइन कर देता हूँ। अब होगा क्या कि ये सिंपल रिटर्न करेगा जो हमारा टू डू है वो, और उसके साथ जो नई वैल्यूज़ हमने पास की होंगी फील्ड्स टू अपडेट वो, उन सबको स्प्रेड करके तो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब लेट्स से कि जो टू डू वाला वेरिएबल है उसके अंदर इसके टाइटल में मैंने यहाँ पे टाइटल असाइन कर दिया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको कोई भी डिस्क्रिप्शन असाइन कर दिया। अब मैं अपडेट टू डू के अंदर पहले आर्गूमेंट में टू डू वाला ऑब्जेक्ट ही पास करूँगा, और दूसरे आर्गूमेंट में मैं उसको कीज़ पास करूँगा जो मैंने अपडेट करनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाली जो सी की है सिर्फ उसको पास करूँ, या सिर्फ टाइटल वाली की को पास करूँ, यानी टू डू वाले ऑब्जेक्ट के अंदर से जो सी मैंने कीज़ अपडेट करनी है मैं सिर्फ वही वाली कीज़ पास करूँ।
जबकि अभी अगर मैं सिर्फ टाइटल पास करता हूँ तो ये अभी भी वार्निंग दे रहा है कि भाई आपकी डिस्क्रिप्शन वाली जो की है वो मिसिंग है। तो उसके लिए ये पार्शल वाला जो है ये यहाँ पर यूज़ होगा टाइप। मैं क्या करूँगा, फील्ड्स टू अपडेट को पार्शल और आगे जेनेरिक वाला जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ करके टू डू वाली टाइप पास करूँगा। दैट मीन्स कि फील्ड टू अपडेट वाली जो आर्गूमेंट है उसके अंदर से, यानी इन अदर वर्ड उसकी सारी वैल्यूज ऑप्शनल हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर टाइटल ना भी पास करूँ कोई वार्निंग नहीं आएगी, टाइटल पास कर दूँ फिर भी वार्निंग नहीं, अगर मैं डिस्क्रिप्शन भी पास कर दूँ कोई वार्निंग नहीं। यानी जो सी चीज़ मैंने अपलोड करने से मैं वही पास करूँगा। ये सिंपल सा यूजेज था इसका पार्शल। अच्छा, अब एक पार्शल का जो सा ना इन्वर्स भी एक है, इसका ऑपोजिट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करेगा, समझ आई? वो रुको। तो रिक्वायर्ड वाला जो है उसके अंदर क्या होगा कि पार्शल में था कि हमारी सारी वैल्यूज जो सी हैं वो ऑप्शनल हो जाती हैं, जबकि रिक्वायर्ड वाले में मैं सिंपल अगर इसको रिप्लेस करता हूँ रिक्वायर्ड के साथ तो अब ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई आपकी डिस्क्रिप्शन वाली जो की है वो मिसिंग है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन वाली की पास करूँगा तो फिर ये वार्निंग। यानी अगर आपने इंटरफेस के अंदर अगर वो बेशक वो दोनों वैल्यूज ऑप्शनल ही रखी हुई हैं, लेकिन अगर आपने इधर रिक्वायर्ड यूज़ कर दिया तो वो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड ही है इस अपडेट टू डू वाले फंक्शन के लिए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, इसी तरह एक रीड ओनली वाला भी है। रीड ओनली अगर इसको हम कर देते हैं तो जो कि फंक्शन के साथ नहीं, ये वेरिएबल के साथ चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो टू डू था, अब इस टू डू डॉट टाइटल, तो ये अभी भी हो रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने उसको टू डू वाला इंटरफेस दिया हुआ है, जबकि टू डू वाला इंटरफेस इधर देने के बजाय इसको मैं करूँगा कि रीड ऑनली होगा सिर्फ ये। अब क्या है कि वो टाइटल भी नहीं हमें ओवरराइट करने दे रहा, जबकि इंटरफेस के अंदर हमने ऑप्शनल रखा हुआ है और रीड ऑनली भी नहीं मार्क किया, लेकिन यहाँ पे हमने रीड ऑनली कर दिया जिसकी वजह से अब वो ओवरराइड नहीं करने दे रहा। अब इसी तरह एक और यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी टाइप है हमारे पास रिकॉर्ड वाली। रिकॉर्ड हमारा यूज़ होगा कि भाई किसी एक टाइप की जो सी कीज़ हैं उनको अगर हमने मैप करना हो किसी और टाइप की कीज़ के साथ, तो उसकी एग्जांपल जो है मैं वो क्विकली यहाँ पे पेस्ट ही कर लेता हूँ, चाहे इसके कि टाइपिंग करके टाइम ज़ाया हो। ये फिश इन्फो वाला मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ और एक फिश नेम वाली टाइप मैंने डिफाइन कर दी, और अब ये सिंटैक्स आ जाता है उसका रिकॉर्ड का। तो फिशेस के नाम से मैंने वेरिएबल लिया, पहले आर्गूमेंट में जो हमारा फिश नेम है मैंने वो पास किया और दूसरे में फिश इनफो किया। अब क्यों किया ये आपको भी पता लग जाता है। अब जो हमें वो सजेशन देगा, इधर जो मैं की टाइप करूँगा वो की में जो मुझे सजेशन दे रहा है वो इस वाले टाइप की दे रहा है। ये जैसे मैंने मॉली टाइगर और गोल्ड डिफाइन किए थे, यानी कीज़ जो सी हैं वो मेरी टाइगर भी हो सकती है मॉली भी हो सकती है, तो मैं इसको मॉली कर देता हूँ। और आगे अगले वाली जो सी कीज़ हैं वो फिश उनको वाली आ गई हैं, यानी एज और ब्रीड। इधर मैंने उसको एज दे दी। अच्छा जी, एज जो सा वो भी नंबर होगा और दूसरी जो सी उसकी की है वो ब्रीड है, और ब्रीड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। लेकिन वो अभी भी वार्निंग दे रहा है इसलिए कि मैंने अभी सिर्फ मॉली वाली जो सी वैल्यू है वो यूज़ की है, टाइगर और गोल्ड जो से वो यूज़ नहीं। तो मैं इसको टाइगर के लिए भी कर दूंगा और गोल्ड के लिए भी कर दूंगा, तो अब वो वार्निंग जो सी डिसमिस हो गई। तो ये एक सिंपल सा यूज़ केस था रिकॉर्ड वाले यूटिलिटी फंक्शन का। इस तरह ही एक और है हमारे पास पिक। पिक क्या करेगा उसकी भी एग्जांपल मैं ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सिंपल इंटरफेस है टाइटल डिस्क्रिप्शन कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स के नाम से, और एक और मैंने टाइप डिक्लेयर की है टू डू प्रीव्यू के नाम से, और इधर मैंने वो पिक वाला कीवर्ड यूज़ किया। इसके पहले आर्गूमेंट में मैंने इंटरफेस पास किया और दूसरे में मैंने वो वाली कीज़ पास की हैं जो मैं पिक करना चाहता हूँ उसमें से। यानी अब ये टू डू प्रीव्यू वाला जो सा टाइप है हमारी, ये सिर्फ दो कीज़ ही लेगा, एक टाइटल और एक कंप्लीटेड। इसको अब डिस्क्रिप्शन वाली की का नहीं इसको पता है, इसलिए कि हमने ये पिक वाला कीवर्ड यूज़ करके
उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड थी ये 2 हमने सिर्फ वही पिक की हैं उसके अंदर। ये हो गया पिक। इसी तरह ओमिट वाला भी है। ओमिट वाला क्या करेगा, नाम से ही पता लग रहा है कि टाइटल और कंप्लीटेड को वो ओमिट कर देगा और सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाली की होगी यहाँ पे। ये सिंपल है लेकिन डेली रूटीन के अंदर जहाँ पे ये यूज़ होंगी वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी तरह ही आगे एक्सक्लूड भी है, एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि सिमिलर ही हैं। एग्जांपल उनको मैं क्विकली पेस्ट करता हूँ तो उसके बाद हम जो इसका रिएक्ट नेटिव वाला सेक्शन है वो देख लेते हैं। ये मेरी एक टाइप 0 है और इसमें मैंने एक्सक्लूड में बताया कि पहले आर्गूमेंट में मैंने ये उसको 3 दिए टाइप्स, यूनियन टाइप्स ए, बी और सी, और इसमें से मैंने एक्सक्लूड कौन सी की है, ए। अब जो टाइप 0 होगी वो मैं अगर न्यू वेरिएबल को साइन करता हूँ तो वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ बी और सी हो सकती है। ए क्यों नहीं आ रहा, इसलिए कि ए को मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो इसी तरह ही एक्सक्लूड हो गया, इसी तरह ही एक्सट्रैक्ट भी है। एक्सट्रैक्ट में जो है ना इसके ऑपोजिट होगा, जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करके एक्सट्रैक्ट करेंगे सिर्फ वही वाली असाइन कर सकेंगे, ये बाकी वाली नहीं असाइन आप कर सकेंगे। अच्छा, इस तरह ही जो है ना एक और सिंपल एग्जांपल है रिटर्न टाइप की। ये मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ है रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की। इसको यूज़ कैसे करेंगे, मैं एक वैल्यू बना देता हूँ और इसकी मैं कह देता हूँ कि भाई इसकी टाइप कौन सी होगी। मैं यहाँ पे खुद नहीं डिफाइन कर रहा कि नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी, उसको डिफाइन करने के बजाय मैं कह रहा हूँ रिटर्न टाइप होगी और आगे मैं टाइप ऑफ कीवर्ड यूज़ करूँगा जो कि माई फंक्शन की है। अब इस वेरिएबल को पता है कि भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हो सकती है, नंबर नहीं असाइन हो सकती। अब ये रिटर्न टाइप जो सा इसने इस फंक्शन को चेक किया कि भाई ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इसका जो सिंटैक्स है वो हो गया, वो ये हो गया। और इसकी जो सी मैंने एक और मैंने टाइप वेरिएबल में इंस्टेंस टाइप वाला कीवर्ड जो सा वो यूज़ किया कि भाई माई इंस्टेंस जो सी इस ये जिस वेरिएबल को जो साइन होगा तो इसको सी की इंस्टेंस ही असाइन हो सकती है, इसके अलावा कोई और मैं वैल्यू अगर असाइन करूँगा तो एरर ही देगा कि भाई टाइप सी को ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइनेबल नहीं है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे जो प्लेन थी टाइपस्क्रिप्ट। एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव का कोड लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या लगता है आपको कौन से एरर्स होंगे, इसके अंदर एरर मैसेज एरर हैं एक दो, वो आप लोग अगर देख के बताएं पता लगते हैं किसी को तो। हम्म, अच्छा, यानी एक लाइन नंबर 16 के ऊपर है। ठीक हो गया, यानी ये प्लेन जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जो हमारे पास इशू है वो एडिटर ने बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट नहीं किए। अगर सेम वही वाली फाइल को मैं अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट में रखता तो एडिटर ने ही मुझे बता देना था कि भाई आपके ये टाइपोस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसके अंदर भी ज़रा नज़र मारें कोई एरर वगैरह आपको नज़र आते हैं। 15 पे 2 एरर हैं। अच्छा, अच्छा, अगर इसी एग्जांपल को हम टाइपस्क्रिप्ट में देखेंगे तो एक एरर उसने ये दे दिया कि भाई रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स जो सा है ये जो सा है उसकी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और दूसरा एरर ये है कि सेट डाटा वाला जो फंक्शन है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे है, जबकि ये हमने उसको ओवर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह डाटा डाट मैप कर रहे हैं जबकि डाटा डाट अरे डाट मैप होना चाहिए था यहाँ पे। तो किया मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल जो सी थी उसको टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया और ये एक इंटरफेस डिफाइन किया और उसकी वजह से हमें ये जो एरर्स हैं उनका पता लग गया। इसी तरह ये एक और एग्जांपल थी जो कि आपको ये बता रही थी कि भाई आप टाइप जो पास कर रहे हो वो कोई और है, आगे कुछ और है, और ये स्टाइल्स डॉट नंबर जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्लेन जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर तो आपको ये एरर भी नहीं देता ना कि भैया आपने जो की यूज़ किया वो यहाँ पे डिफाइंड है भी कि नहीं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स ही देता है। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल देखें तो बल्कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने प्लेन टाइपस्क्रिप्ट का बनाना है
रिएक्ट वाला कंपोनेंट बनाना है और उसको आपने टाइपस्क्रिप्ट में करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? सिंपल आपका जो फंक्शन वाला सिंटैक्स है वही होगा, जिस तरह वेरिएबल के आगे उसकी कॉलन लगा के उसकी टाइप उसकी बताते थे, सेम वही आप करेंगे, रिएक्ट डॉट एफ सी कर देंगे। अब ये रिएक्ट डॉट एफ सी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही डिफाइंड है हमारे इस रिएक्ट वाली इंपोर्ट के अंदर, तो इसलिए ये हमने वही डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब रिएक्ट डॉट एफ सी का मतलब ये है कि इसको यहाँ पे जो आर्गूमेंट मिल रहे हैं इसको ऑटोमेटिकली पता है कि भाई मेरे पास चिल्ड्रन वाली प्रॉप भी आएगी, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये वाली सजेशन नहीं मिलती, इसलिए कि उसके लिए जावास्क्रिप्ट में आपका ये एफ सी वेरिएबल जो है वो प्लेन एफ सी वेरिएबल ही है, उसको नहीं पता कि कौन कौन सी वैल्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रिएक्ट डॉट एफ सी में जो है ना ये बग भी है कि भाई चिल्ड्रन वाली प्रॉप हो सकता है बाद में आपने ना पास करनी हो, तो उसके लिए जो है वाइड फंक्शन कंपोनेंट भी है, इसके अंदर आपको चिल्ड्रन वाली प्रॉप जो है वो नहीं मिल रही, हो गया फंक्शन कंपोनेंट लेकिन ये चिल्ड्रन नहीं एक्सपेक्ट करेगा। ये तो हो गया सिंपल इसका सिंटैक्स कि आप कॉलन लगा के यहाँ पे आगे रिएक्ट डॉट एफ सी करेंगे और वो डिक्लेयर हो गया आपका फंक्शन, सेम वही कंपोनेंट टाइपस्क्रिप्ट में। अब अगर हमने टू डू लिस्ट बनानी हो तो मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ। तो मैंने जो एग्जांपल में जो मेरे पास पड़ा हुआ ना टू डू वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप होगी इस तरह की, इंटरफेस वाला जो इंटरफेस है टू डू ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज होंगी, यूज़र आईडी टाइटल और कंप्लीटेड। अब ये यूज स्टेट वाला जो है इसके अंदर आगे मैं वही जेनेरिक वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो मैंने ये टू डू वाला जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जो टाइप या इंटरफेस जो डिफाइन किया वो मैं पास करूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टू डू वाली अरेज होंगी, टू डू वाली अरे होगी, सिंपल सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा टू डू वाला। तो मैं यहाँ पे एक टाइप डिफाइन कर लूँगा टू डू अरे की, और उसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा टू डू ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये जो टू डू अरे है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यानी अब मैं अगर देखूं कि एडिटर को पता है वो ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं डाटा में अगर जीरो इंडेक्स में देखूं तो डॉट में मुझे कंप्लीटेड आईडी टाइटल यूज़र ये ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। तो इसी तरह मैं अब एपीआई कॉल जो सी है वो करके यहाँ पे तो जो रिस्पांस आएगा सेट डाटा में वो मैं जैसा हूँ सबसे पहले यहाँ पे रख लूँगा। अब मैं अगर उसी वैल्यू को जो सा डाटा वाली जो है उसको अगर मैं मैप करता हूँ तो ये टू डू वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे वो सजेस्ट कर रहा होगा कि भाई टू डू डॉट कंप्लीटेड आईडी टाइटल ये सारी वैल्यू वो सजेस्ट कर रहा है मुझे, जो कि यही वाला काम अगर आप लोग रिडक्स के एक्शन के थ्रू कर रहे हों तो ये बहुत बड़ी हैसल है आप लोगों के लिए कि भाई जो कीज़ हैं जो सी वो हम खुद से गैस करते रहें या हर दफ़ा कॉपी पेस्ट कर रहे हों, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें सी ठीक है। तो रिडक्स के अंदर हो सकता है कि बाद जब आप लोग यूज़ सेलेक्टर वाली जो सी हुक है वो आप यूज़ कर रहे होगे, तो उसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपने यूज़ सेलेक्टर वाली हुक को यूज़ करना है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जो एप्लीकेशन पर मैं काम कर रहा था वही वाली ओपन कर लेता हूँ। यूज़ सेलेक्टर वाली हुक में उसने मुझे स्टेट रिटर्न किया, स्टेट के अंदर से मैंने ये डी स्ट्रक्चर किया कमेंट्स वाला वेरिएबल, और इसको जो मैंने टाइप असाइन कर दिया है वो कमेंट का जो स्टेट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका इंटरफेस बनाया हुआ है, और ऑल कमेंट्स वाली जो किया उसकी भी आगे मैंने अरे डिफाइन की है, ये ऊपर उसको ऑब्जेक्ट दे के इंटरफेस वाला कमेंट जो था उसी से मैंने आगे अरे भी इंटरफेस वाली बना दी है। तो अब होगा ये कि जो मेरा ये कमेंट्स वाला जो वेरिएबल है, अब इस कमेंट्स वाले वेरिएबल के अंदर हाँ आल शाउट आउट मैंने वो वेरिएबल में साइन किया हुआ है। तो मैं अगर उसका ज़ीरो इंडेक्स देखूँ तो उसके अंदर मुझे कमेंट्स और वो सारी कीज़ मिल रही हैं जो कि मैंने वहाँ पे अपने इंटरफेस में डिफाइन की हैं। तो ये भी चीज़ है जिससे जो है ना डेवलपर की ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि एक ही दफ़ा इंटरफेस डिफाइन करे और उसी को रीयूज़ कर ले। अब ये चीज़ यूज़ सेलेक्टर से मैंने की है, यही वाली चीज़ आप रिडक्स का जो कनेक्ट वाला फंक्शन है उसके साथ भी हो सकती है, जो कि मैंने अभी इंक्लूड नहीं की इस सेशन के अंदर, लेकिन वो रिडक्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उनके अंदर ही आपको वो सारा बॉयलर पेट स्टाफ जो है वो कॉपी पेस्ट
मिल जाएगा इजीली।